सभी को नमस्कार और L2E के 9th सेशन में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, इसके पहले 8 सेशन और हो चुके हैं और हम बिल्कुल बेसिक से डीमैट अकाउंट की ओपनिंग से लेकर चल रहे हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या रिस्क है और क्या क्या ऑप्शन है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट तक हम पहुंचे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो समझने की शुरू हो जाती हैं। समझने की तो सारी ही चीजें हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप सीरियसली ट्रेड करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में सही में ट्रेड करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से चीजें आपको बहुत अच्छे समझनी पड़ेंगी, संजीदा होकर समझनी पड़ेंगी। और इस तरह से नहीं चल पाएगा कि आपने कोई शेयर खरीद कर छोड़ दी और उसके बाद आप किसी दूसरे काम पर ध्यान देने लगे और सालों बाद फिर आपने देखा कि क्या हुआ। ये उस तरह की चीजें नहीं है। यहाँ पर आपको हर चीज का वाकई ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हर समय स्क्रीन के सामने बैठे रहें, हाँ, लेकिन आपको खबर रखनी होगी कि इस हफ्ते क्या हुआ। कम से कम साप्ताहिक खबर आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस और प्रोफेशनल ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो वेलकम L2 इन्वेस्टर्स हियर। आई एम हियर विथ माय सीनियर कलीग डॉक्टर रोमा सिंह। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू पे माय ट्रिब्यूट। हम लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनका आज देहांत हो गया। और लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर भी है कि भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है इंग्लैंड को हरा करके। और इस पेंडेमिक के अंत होने के साथ कुछ अच्छी खबरें आनी शुरू हुई हैं। एक अच्छी खबर और है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जैसा हम हर बार एक कोट के साथ शुरू करते हैं, तो ये स्टॉक मार्केट और क्रिकेट दोनों से ही रिलेटेड कोट है, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप जीता है। पेशेंस द पावर एंड कामनेस इज द सुपर पावर। राइट। तो आप जितना धैर्य बनाए रखेंगे, जितने धैर्य के साथ काम करेंगे, आप उतना अच्छा पैसा बना पाएंगे, आप उतनी प्रगति कर पाएंगे। ये मूल मंत्र है किसी भी फील्ड में। ठीक। आज के टॉपिक पर आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो मैं आपको पहले बताऊं कि फ्यूचर और ऑप्शंस जो है जनरली एफएनओ एक साथ कहा जाता है, या वायदा बाजार, ऑप्शन बाजार हम एक साथ कहते हैं, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शंस दो अलग अलग चीजें हैं समझने के हिसाब से। और अगर आज एक घंटे में आप फ्यूचर मार्केट के बेसिक समझ जाते हैं तो बड़ा अचीवमेंट होगा मेरा ये कि मैं आपको कुछ समझा पाया। ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसको मेरे हिसाब से 15 से 20 घंटे लगेंगे अगर हम ऑप्शंस और फ्यूचर के बारे में सारी बात करेंगे और सारी स्ट्रेटजीज हम जानना चाहें कि भाई स्ट्रेंगल क्या होता है, स्ट्रेडल क्या होता है, आयरन कंडोर क्या होता है। कम से कम 18 से 20 बड़ी स्ट्रेटजीज हैं ऑप्शन मार्केट में। फ्यूचर के साथ मिलाकर स्ट्रेटजीज अगर देखी जाए तो लाखों स्ट्रेटजीज बनती हैं और आप उन पर काम कर सकते हैं। और लोग बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है, भाई फ्यूचर तो समझ में नहीं आता, उसमें तो बड़ी रिस्क है और उसके साथ कैसे ट्रेड किया जाए। अगर आप बगैर तैरना सीखे पानी में कूदेंगे तो निश्चित है डूबना। ठीक है, लेकिन अगर आप तैरना सीख कर और सारे बचाव के साधनों के साथ पानी में उतरेंगे तो आपको मालूम है कि आप तैरेंगे, अच्छा तैरेंगे और वाहवाही मिलेगी आपको। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर आपको सीरियसली ट्रेड करना है तो थोड़ा समय तो देना होगा, समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलते हैं सीधे, व्हाट इज फ्यूचर। तो फ्यूचर क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप तय करते हैं कि आप एक फ्यूचर वैल्यू, एक सामान को आप फ्यूचर में खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। ये तो आप खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अंडरलाइंग स्टॉक होता है। अंडरलाइंग स्टॉक का मतलब ये है कि कोई अंडरलाइंग एसेट है, जैसे मैं कहूँ कि रिलायंस का स्टॉक है या टीसीएस का स्टॉक है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो उसकी अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू के हिसाब से ही डिसाइड होती है ना। कि मैं अगर रिलायंस का फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव होगी? जो रिलायंस के स्टॉक मार्केट में करंट में शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से उसके फ्यूचर का प्राइस डिसाइड होगा। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर का प्राइस अलग होता है और कैश मार्केट का प्राइस अलग होता है। ठीक है, और इसी तरह ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शंस में पुट होती है और कॉल होती है। दो तरह के बेट होते हैं वहां पर।
जो ऑब्लिगेशन होता है वो बाय और सेल का होता है, वहां खरीदना और बेचना जरूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस के बारे में जैसा मैंने बताया हम बाद में बात करेंगे, और दोनों के ही साथ एक्सपायरी डेट जुड़ी होती है। ऐसा नहीं होता कि कैश मार्केट में आपने शेयर खरीदा और छोड़ दिया, यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है, और उस अंत में या तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो शेयर लेना पड़ेगा, या फिर आपको वो शेयर क्या करना पड़ेगा, बेचकर देना, डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो ये ऑब्लिगेशन होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आपको कैश क्या एक्सपायरी होती है, क्या लेवरेज होते हैं, अंडरलाइंग वैल्यू क्या होती है, और फ्यूचर मार्केट में क्यों ट्रेड करना है, जरूरत ही क्या है, जब भाई हम तो कैश मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं, फ्यूचर में जाना ही क्यों है, ठीक है। इसका भी उत्तर मैं आपको दूंगा, और ये भी अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अब समझिए, एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक किसान है, किसान उगाता है कॉटन, और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो उसके प्रोडक्ट को खरीदती है, ठीक है। अब ये जो किसान है, मान लीजिए कि हम एक यूनिट मानते हैं कॉटन की यूनिट के अलग तरह की होती है, जो उसके गट्ठर बनते हैं। मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक यूनिट, आपके समझने के लिए हम उस नाम पर नहीं जाएंगे जो कॉटन का यूनिट का प्राइस होता है या नाम होता है। तो वहां पर मान लीजिए किसान का जो कॉटन का प्राइस है, वो एक यूनिट का प्राइस मान लीजिए 100 रुपए है आज के मार्केट में, ठीक है। और किसान को लगता है कि 100 रुपए में अगर उसने बेचा तब तो वो फायदे में रहेगा। लेकिन पिछले साल उसके साथ ऐसा हो गया था कि इतनी ज्यादा फसल आई थी कि बाद में 80 रुपए एक यूनिट और 70 रुपए पर यूनिट तक कॉटन बिकने लगा था, और उसकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं निकल पाई थी। जो उसने मेहनत की थी, जो उसने पैसे लगाए थे, वो भी नहीं निकल पाए थे, उसको नुकसान हो गया था। अभी तो 100 रुपए प्राइस चल रही है, इस प्राइस में तो बड़ा फायदा है, अच्छी चीज है। उधर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सोचती है कि भाई नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ है, पिछले साल जब लास्ट में बारिश हो गई थी और कॉटन की फसल खराब हो गई थी, तो हमें कॉटन एक यूनिट 150 रुपए में खरीदना पड़ा था, और हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस इतना हो गया था कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बचा था। अगर हमें 100 रुपए में मिले तो ही ठीक है, उसके ऊपर मिलेगा तो फिर क्या होगा, हमारा हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता चला जाए। बड़ी समस्या है, फार्मर के साथ भी समस्या है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ भी समस्या है। और दोनों एक विन विन सिचुएशन निकालते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये बोलता है किसान कि आज से 5 महीने बाद जो मेरी जुलाई या अगस्त में फसल आएगी, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, कॉटन की फसल जुलाई अगस्त में नहीं आती, जुलाई या अगस्त में फसल आएगी, उस समय मैं आपको एक यूनिट 100 रुपए के हिसाब से देने को तैयार हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले बोलते हैं ठीक है, हम भी 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लेने को तैयार हैं, लेकिन उस समय का जो रेट होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अभी तय कर लेते हैं कि हम कॉटन कितने में लेंगे, 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लेंगे। अब जरा बात समझिए, इसने कॉटन बेच दिया, उन्होंने कॉटन खरीद लिया, लेकिन कॉटन अभी हाथ में आया नहीं है। कॉटन कब हाथ में आएगा, जुलाई या अगस्त में हाथ में आएगा, जब एक्सपायरी होगी उसकी, तब कॉटन ने डिलीवर करेगा किसान, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको उसका पेमेंट करेगी, या हो सकता है कुछ उसका पार्ट पेमेंट उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही कर दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें आपने तय कर लिया। और इसी तरह से आप देखेंगे कि कमोडिटीज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, ठीक है। आप देखेंगे वेरियस कमोडिटी, हल्दी का, जीरे का, क्रूड का, अलग अलग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलते होते हैं। तो यहाँ पर एक अंडरलाइंग एसेट है, वो क्या है, कॉटन है। कॉटन की एक वैल्यू है, और उसके हिसाब से हम 5 महीने बाद की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया एक तरह का फ्यूचर ट्रेड, लेकिन ये 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मान लीजिए कल के दिन फार्मर की जो कॉटन की वैल्यू है वो 200 रुपए पर यूनिट हो जाए, और फार्मर बोले नहीं नहीं अब तो मैं कॉटन नहीं दूंगा, या फिर कल के दिन उस कॉटन की वैल्यू हो जाए 60 रुपए पर यूनिट, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोले नहीं नहीं अब हम तो तुमसे नहीं लेंगे, तुम तो 100 रुपए के हिसाब से तुमसे क्यों ले, हम तो 60 रुपए के हिसाब से ही मार्केट से ले लेंगे। तो इस समय फिर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट करने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो कोर्ट में जाएंगे या कहीं जाएंगे, इसकी बजाय अगर हम देखें इस तरीके से कि एक एक्सचेंज है जहां पर एन नंबर ऑफ लोग, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो या तो कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं। और ऐसा भी संभव है कि जुलाई में मान लीजिए कि क्या हुआ, फार्मर ने देखा कि 100 रुपए में उसने बेचा है क्या कॉटन, और आगे चल करके उसकी वैल्यू गिर गई, 80 रुपए हो गई है, उसने तो 100 रुपए में बेच दिया है, वो उसे 80 रुपए में फिर से बाय कर ले, 20 रुपए का प्रॉफिट उसे वहीं हो गया। और फिर हो सकता है दोबारा, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने में खरीदा है, 100 में खरीदा है, और वो किसी तीसरे आदमी को वो कॉन्ट्रैक्ट 120 रुपए में बेच दे, तो पर यूनिट उसे 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ढेर सारे लोगों के बीच में ट्रेड हो, 1 to 1 ट्रेड ना हो, और ढेर सारे लोगों के बीच में ट्रेड हो, और उसका कोई रेगुलेटर भी हो, तो वहां पर ये चीजें काफी आसान हो जाएंगी।
और इसमें लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, खरीदने और बेचने वाले हर रेट पर उपलब्ध होंगे और जिसको भी जहां लगेगा वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उस एक्सपायरी से पहले बाय और सेल करके क्या कर लेगा, बराबर कर लेगा। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो चीज है वो है आपका क्या, आपका कॉटन। तो ये जो फ्लक्चुएशंस जो प्राइस में हैं कि फार्मर को लगता है कि प्राइस नीचे गिर जाएगा और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लगता है प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा, दोनों ही अपने आप को हेज करके चलते हैं और एक पर्टिकुलर प्राइस को देने और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी अंडरलाइंग चीज क्या होती है, जैसे समझिए एक बैट है, एक क्रिकेट बैट है और क्रिकेट बैट जो है उसकी कीमत 1,000 रुपए है, अच्छा सा बैट है, 1,000 रुपए कीमत है। अब विराट कोहली के पास एक वो बैट पहुंचा और उसने मार्कर उठाया और अपने ओरिजिनल साइन कर दिए उस पर, और उसके बाद उस बैट का ऑक्शन हुआ। ऑक्शन हुआ तो विराट कोहली की रेपुटेशन उसके साथ जुड़ चुकी है और उस अंडरलाइंग वैल्यू के साथ उस बैट की कीमत 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो सकती है। अब विराट कोहली की रेपुटेशन के साथ दिनों ब दिन वो उसकी प्राइस ऊपर और नीचे जाएगी। विराट कोहली अच्छा खेलता चला जा रहा है और आईसीसी में नंबर 1 पर पहुंच गया, ठीक है, तो सोचिए कि उस बैट की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन अगर विराट कोहली का कैरियर यहीं खत्म हो जाता है, उसका जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है वैसा ही चलता रहता है और परफॉर्मेंस गिरती चली जाती है, टीम से बाहर हो जाता है, तो उस बैट की वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो अंडरलाइन क्या है, वो बैट जिस पर विराट कोहली का साइन है। या फिर और बेसिक एग्जांपल आप पर आते हैं, एक 100 रुपए का या 500 रुपए का नोट जिसपे आरबीआई के गवर्नर के साइन है, वो एक टोकन है। उस पर लिखा हुआ है कि आरबीआई का गवर्नर आपको क्या देगा, 100 रुपए अदा करने का वचन देता है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, तो वो जो टोकन है उस वो एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में, कि उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, फ्यूचर और ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब हम बेसिक डेफिनेशन पर आते हैं। मैं आपको और भी एग्जांपल देकर और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन एक बार थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी देखनी जरूरी है। अ डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन द एग्रीड अपॉन अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट। अंडरलाइन फाइनेंशियल एसेट लाइक अ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, करेंसी हो सकती है। इंटरेस्ट रेट में भी क्या होता है, डेरिवेटिव होते हैं जिन्हें हम स्वैप्स कहते हैं। मार्केट के इंडेक्स हो सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी क्या हो सकता है, फ्यूचर हम बाय और सेल कर सकते हैं और स्टॉक्स तो हैं। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि सारे स्टॉक्स में फ्यूचर और ऑप्शंस नहीं होते। मार्केट में करीब करीब 8,000 स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, जिसमें से 200 ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ इंडेक्स हैं, कुछ वीकली एक्सपायरी वाले भी इंडेक्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी जिसमें वीकली एक्सपायरी भी होती है। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये फ्यूचर वैल्यू हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। जैसे हमें मालूम है कि भाई पेंडेमिक शायद खत्म हो रहा है, बहुत सारे लोगों को होप है पेंडेमिक खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, शायद चौथी लहर आ गई और इससे खतरनाक वेरिएंट आ गया तो क्या होगा। और जो एरियाज हैं जहां पर लोग रेंट में रहते हैं, लोग बाहर चले गए हैं या सॉफ्टवेयर वाले शहरों तक वापस नहीं आए, वहां पर रेंट गिर गए हैं। जो मकान 20,000 रुपए पर मंथ पर मिलता था, आज उसे मकान मालिक 6,000 रुपए में भी देकर खुश है कि कम से कम खाली तो नहीं है मकान। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आज से 3 महीने बाद तो आपको बेंगलोर जाना है या दिल्ली आना है, और आपको वो मकान मालूम है कि उसकी यूजुअल जो रेंट है वो 20,000 रुपए है, लेकिन आपको इस बात का डर है कि 3 महीने बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेंट आपको 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा, या हो सकता है 18,000 रुपए तो पे करना ही पड़ेगा। आप उस मकान मालिक को कांटेक्ट करते हो और बोलते हो, अंकल जी मैं वो क्या चाहता यूं हूँ कि मैं आपका ये मकान रेंट पर ले लूं और मैं आपको 7,500 पर रेंट देने को तैयार हूँ। आपका मकान तो 6,000 रुपए में, आपको 7,500 रेंट पर देने को तैयार हूँ। और लेकिन मैं आऊंगा कौन से मंथ से, मैं आऊंगा अप्रैल से, है ना, मैं आऊंगा अप्रैल से। और आप एक काम कीजिए, 5,000 रुपए टोकन मनी ले लीजिए मुझसे, है ना, मैं अप्रैल में आकर के आपको बाकी का किराया दे दूंगा और 7,500 में मैं लेने को तैयार हूँ। मकान मालिक ज्यादा अवेयर नहीं, उसको ज्यादा होप नहीं, परेशान हो चुका है पेंडेमिक से और सोचता है कि 6 की जगह 7.5 मिलते हैं और वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब दो सीनरियो हैं, या तो आप सही हैं या आपका मकान मालिक सही है ना। और क्या होता है, आप सही हैं और पेंडेमिक खत्म हो जाता है और पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी फुल स्विंग में शुरू हो जाती है, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाता है और अब आपको जा करके काम करना है, और आपने वो मकान जो आपको 18 से 20,000 में मिलता, वो आपने 7,500 रुपए के रेंट के हिसाब से दिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट को जाकर के आप वैलिड कर देते हैं और वहां जाकर रहने लग जाते हैं, आपको बड़ा फायदा होता है।
लेकिन ऐसा नहीं होता, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो, और एक और लहर आती है। और क्या होता है, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको रेंट पे करना पड़ता है, या आपने 5,000 रुपए जो आपने दिए हुए हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट मनी आपने दी हुई वो आपकी डूब जाती है। तो दोनों तरह के खतरे हैं, आपको भी और मकान मालिक को भी, ठीक है। या फिर दोनों को ही फायदा है, आपको भी, अगर इस तरीके से दोनों को फायदा है कि आप आज से एक सस्ते रेट पर मकान लेने को तैयार है, और मकान मालिक एक महंगे रेट पर आज से मकान देने को तैयार है, जो आज का रेट है उसके हिसाब से। तो इस तरीके से दोनों को फायदा और नुकसान हो सकता है, आप ऐसा समझिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, वो दो या उससे ज्यादा पार्टीज के बीच में तय होगा, ठीक है। और एक एसेट हो या ग्रुप ऑफ एसेट हो, एक बेंचमार्क होगा, उस बेंचमार्क के हिसाब से हम उसे तय करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव जो होते हैं या तो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और ओवर द काउंटर भी ट्रेड होते हैं, ठीक है। और जो प्राइस डेरिवेटिव का होता है वो उसके अंडरलाइंग जो एसेट है, जैसे रिलायंस के स्टॉक का जो फ्यूचर होगा उसकी वैल्यू किसके हिसाब से डिसाइड होगी, रिलायंस के स्टॉक के हिसाब से, रिलायंस के शेयर वैल्यू के हिसाब से कम और ज्यादा होगी। जब रिलायंस का शेयर बढ़ेगा तो फ्यूचर का भी प्राइस बढ़ेगा, और रिलायंस का शेयर घटेगा तो फ्यूचर का भी शेयर वैल्यू घटेगी, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होते हैं, यूजुअली लीवरेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लीवरेज आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने जो 7,500 रुपए में मकान लेना तय किया, उसके आपने केवल 5,000 रुपए पे किए, अर्थात ये है, मतलब ये है कि आप पूरे पैसे फ्यूचर या ऑप्शंस में पे नहीं करते, आप केवल लीवरेज इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज करते हैं, जहां पर आप कम पैसे दे करके बड़ा सौदा कर सकते हैं। क्योंकि आप बड़ा सौदा कर रहे हैं इसलिए आपको बड़ा फायदा होना भी संभव है और बड़ा नुकसान होना भी संभव है। मैं यहाँ बता दूं कि लोग बोलते हैं फ्यूचर मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन आप समझ करके ट्रेड करेंगे और ऑप्शंस के साथ इसे ट्रेड करेंगे तो आपकी रिस्क बहुत मिनिमम हो जाती है, और आप चाहें तो सीख करके इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, रिस्क तो हर जगह है ना, हर दिन रिस्क है लाइफ में। तो आप अगर समझ करके काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बड़े बड़े जहाज इसलिए तो नहीं बनाए जाते ना कि वो किनारे पर खड़े रहें और डूब जाएंगे, इस डर से समुद्र में ना ही भेजा जाए, ठीक है। इसलिए बड़े जहाज चलाना आना चाहिए, फिर आप दुनिया घूम सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन डेरिवेटिव इंक्लूड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट में हम स्वैप्स बोलते हैं। अभी हम करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात, किसके लिए, शेयर मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये फ्यूचर है क्या, सिंपली फ्यूचर क्या है, एक एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में। जब आप खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा कोई ना कोई बेचता है, ठीक है। और वो क्या है, इस बात का कॉन्ट्रैक्ट है कि उसे डिलीवरी देगा, वो जो बेच रहा है वो पर्टिकुलर डेट पर डिलीवरी देगा, और जो बाय कर रहा है पर्टिकुलर डेट पर डिलीवरी लेगा, अगर आप एक्सपायरी तक उसे रखते हैं तो, ठीक है। जनरली क्या करते हैं लोग, इसे हेज करने के लिए यूज करते हैं। हेजिंग का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास रिलायंस के 250 शेयर हैं और आपको लगता है कि कहीं ये डूब ना जाए, है ना, डूब ना जाए, इसकी वैल्यू कम ना हो जाए, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि फ्यूचर में अप्रैल में इसका प्राइस कहाँ चल रहा है, 50 रुपए ज्यादा चल रहा है, आप 50 रुपए के ऊपर के प्राइस पर उसे बेच देते हैं। आपके 250 शेयर है, 250 शेयर का एक लॉट है, मान लीजिए, अभी लॉट क्या है मैं बताऊंगा आपको। तो क्या होगा, आपको 50 रुपए ऊपर तो मिल ही गए ना, भले ही आपको उस समय 250 शेयर फिर उस प्राइस पर देने पड़े। रिलायंस का शेयर चाहे अब नीचे गिर जाए या ऊपर गिर जाए, आपको उतने रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए, हेज करने के लिए भी फ्यूचर्स का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर ऑप्शंस का उपयोग हेज करने के लिए ज्यादा किया जाता है, फ्यूचर्स का उपयोग जनरली कम किया जाता है, लेकिन कई लोग फ्यूचर्स का भी उपयोग करते हैं। अब देखिए एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आज है 6 फरवरी 2022 और एक कंपनी है जो फ्यूचर में क्रूड ऑयल बाय करती है। क्रूड ऑयल का प्राइस मान लीजिए आज की डेट में 92.22 पर बैरल है, डॉलर्स में ना, 92.22 एक रियल टाइम एग्जांपल है। और ये मार्च का फ्यूचर है, कब का फ्यूचर है, मार्च का, 19 मार्च 2022 को फ्यूचर एक्सपायर होगा। कंपनी 92.22 डॉलर में अभी क्यों खरीदने को तैयार है मार्च को ऑयल, क्योंकि कंपनी को लगता है कि प्राइजेस क्या होंगे, जिस तरह से क्रूड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसे लगता है कि शायद प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और प्राइजेस कहां पहुंच जाएंगे, प्राइजेस पहुंच जाएंगे कहां, $110 पहुंच जाएंगे, है ना, या उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे, या $120 पहुंच जाएंगे। तो उससे लगता है कि अगर अभी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूं तो मुझे तो इसी रेट में मार्च में क्या अवेलेबल हो जाएगा, क्रूड अवेलेबल हो जाएगा, कितने में, $92.22 में पर बैरल में। और जो बेचता है उसे लगता है कि $92.22 मार्च के लिए अच्छा प्राइस है, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइजेस क्या होते हैं, प्राइजेस गिर जाते हैं तो भी मुझे कम से कम ये प्राइस तो मिलेगा,
कितना, $92.22 पर बैरल। तो इस तरीके से 19 मार्च 2022 के एक्सपायरी के साथ एक ने बेचा और दूसरे ने खरीद लिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने या इस कंपनी ने ये $92.22 में ये पेट्रोलियम खरीदा, क्रूड खरीदा, और मार्च में कीमत कहीं 120, 130, $140 हो जाती है, तो क्या होगा, इसे तो डिलीवरी $92.22 में ही मिलेगी। ये कंपनी मान लीजिए रिलायंस है, जिसकी जामनगर रिफाइनरी में क्रूड खरीदा जा रहा है, क्योंकि उन्हें रिफाइन करके आगे बेचना है, क्योंकि उन्होंने कम प्राइस में खरीदा है, और रिफाइंड पेट्रोल वो उस समय की प्राइस के हिसाब से बेचेंगे, तो उन्हें क्या होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी फ्यूचर की सप्लाई क्या कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। या फिर अगर किसी सेलिंग कंपनी को, क्रूड सेलिंग कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो अच्छा प्राइस उन्हें लगता है जो अभी मिल रहा है उस प्राइस पर वो बेच सकते हैं। तो डेफिनेटली एक आदमी जब खरीदने वाला होगा तो वो तभी खरीद पाएगा जब दूसरा आदमी उस रेट पर बेचने वाला होगा, और एक आदमी तभी बेच पाएगा जब दूसरा उस रेट पर खरीदने वाला हो। तो डिपेंड करता है फ्यूचर प्राइस क्या होगी, उसके हिसाब से क्या होगा, आपके स्पेकुलेशन के हिसाब से आप किसी शेयर को खरीद सकते हैं या किसी शेयर को बेच सकते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूं भाई मैम तो कैश मार्केट में काम कर रहे हैं ना, कैश मार्केट में हम क्या करते हैं, हम तो शेयर खरीद सकते हैं, हम क्यों किसी शेयर को फ्यूचर में खरीदें, हम किसी शेयर को फ्यूचर में क्यों खरीदें, क्या जरूरत है किसी चीज को फ्यूचर में खरीद कर रखने की। तो एक तो पहली बात है रिस्क मिटिगेशन। आपने देखा कि फार्मर जो है, जो कॉटन सप्लाई करता है, उसे लगता है कि इस रेट पर उसका कॉटन बिक जाता है तो प्राइस अच्छी रहेगी और वो बेचने को तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो भी उसे एक मिनिमम प्राइस तो मिल ही जाएगा, उसे एक मिनिमम प्राइस तो मिल ही जाएगा। दूसरा ये है कि हम कहते हैं नहीं, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट की एक फ्लेक्सिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, मैं मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का कमोडिटी प्राइस का फ्यूचर खरीद और बेच सकता हूँ, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में देखूं तो 3 महीने के एक्सपायरी अवेलेबल है। अभी मैं इसे भी एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सपायरी क्या चीज है। और अगली बात है लिवरेज स्पेकुलेशन है। जब आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं, आप एक शेयर रिलायंस का खरीदते हैं, तो आप 2,328 रुपए मान लीजिए आज का प्राइस है वो देते हैं, और आप मान लीजिए 250 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाइड बाई 250 इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपको हमेशा मार्जिन पर अवेलेबल होता है। मार्जिन पर अवेलेबल होने का मतलब ये है कि आप 10%, 20%, 25%, जो भी उसके लिए सभी के अलग अलग रूल्स हैं, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उतने पैसे दे करके वो सारे शेयर का एक लॉट खरीद सकते हैं। अब लॉट क्या है, लॉट ये है, जब हम नॉर्मल कैश मार्केट में डील करते हैं तो हम 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 7 शेयर, 10 शेयर जितने खरीदना चाहें उतने खरीद सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट में आप किसी शेयर को अपने नंबर्स के हिसाब से नहीं खरीद सकते। वहां पर एक लॉट साइज होता है, और लॉट साइज के हिसाब से आप तय करते हैं कि कितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं, मतलब कितने लॉट आप खरीदना चाहते हैं। तो आप एक लॉट ही खरीद सकते हैं। जैसे हम देखें तो टीसीएस का एक लॉट मान लीजिए 150 शेयर्स का है, रिलायंस का एक लॉट 250 शेयर्स का है, या फिर हम कहें कि वोडाफोन का एक लॉट 70,000 शेयर का है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि वोडाफोन के शेयर का प्राइस, आपने एक लॉट वोडाफोन खरीदा हुआ है, और क्या होता है अगर उसके प्राइस में 1 रुपए बढ़ जाता है ना, 10 रुपए 25 पैसे पर, हम मान लीजिए 11 रुपए 25 पैसे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपको 70,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन ध्यान रखिए अगर 1 रुपए गिर जाएगा तो आपको 70,000 रुपए का नुकसान होगा। नुकसान को कैसे मिटिगेट करना है आगे के लेक्चर्स में देखेंगे हम, नुकसान जो लॉस होते हैं उन्हें कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कम पैसे में ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। अब जब ज्यादा ट्रेड करेंगे तो रिवार्ड भी ज्यादा होगा और डेफिनेटली रिस्क भी ज्यादा ही होगी। रिस्क को कैसे कम करना है ये सबसे बड़ा आर्ट है, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अब एक्सपायरी क्या होती है, मैंने बताया था कि आपको एक्सपायरी में बताऊंगा। तो एक्सपायरी ये होती है कि अब जब आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे हम कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो कैश मार्केट में हम किसी शेयर को एक बार बाय कर लेते हैं और हमारे डीमेट में हम उसे कभी भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पर इस बात की सुविधा नहीं होती कि आपके डीमेट में कोई शेयर नहीं और आप उसे शेयर सेल करना चाहें, आपको लगता है शेयर गिरेगा, आप उसे सेल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास है ही नहीं वो, ठीक है। तो अब स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली आ गया, मैं कमोडिटी की बात इस वक्त नहीं कर रहा हूँ। आपके पास 3 मंथ की एक्सपायरी होती है, जिसमें आप 3 मंथ की एक्सपायरी के हिसाब से, मतलब एक को हम बोलते हैं ये मंथ जो फरवरी की एक्सपायरी है,
इसकी 24 फरवरी को एक्सपायरी है। एक्सपायरी कब होती है? कैलेंडर मंथ के लास्ट थर्सडे को। तो फरवरी का लास्ट थर्सडे पड़ेगा 24 फरवरी को, उस दिन एक्सपायरी है, उस दिन फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। और जैसे ही फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा 25 फरवरी से आपको मार्च, अप्रैल और फिर जून का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा। तो हर समय कितने कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं? 3, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ और फॉर मंथ। तो जैसे ही फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, अब आपके पास अवेलेबल होगा मार्च, अप्रैल और मई का कॉन्ट्रैक्ट, मार्च, अप्रैल और मई का कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, फॉर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि टीसीएस का शेयर है, उस पर बायबैक आया हुआ है और बायबैक है उसका 4500 रुपए पर। आपको लगता है डेफिनेटली, क्योंकि बायबैक अगले 15-20 दिन, 1 महीने में होना है, ठीक है, डेट मुझे याद नहीं, और क्योंकि बायबैक होना है और आपको लगता है कि क्योंकि जैसे ही बायबैक का टाइम पास आएगा, लोग इसे खरीद करके और कंपनी को सेल करने की कोशिश करेंगे, बायबैक में देने की कोशिश करेंगे और प्राइसेस बढ़ेंगे इस वजह से। और आप क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस स्पेकुलेशन पे आप टीसीएस, आपके पास पैसे कितने हैं, आप 150 शेयर तो नहीं खरीद सकते, तो आपने क्या किया, फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। कब? मार्च के मंथ का, फरवरी के मंथ का या अप्रैल के मंथ का, जो भी आपका स्पेकुलेशन है। जैसे ही आपने उठाया, आपने 150 पूरे शेयर के पैसे नहीं दिए, आपने कितने शेयर के पैसे दिए? 150 का जो वैल्यू होगी उसका केवल 15, 20 या 25%। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है, और टीसीएस के शेयर के लिए ही किया है। टीसीएस के शेयर का अभी जो मार्केट में रेट है वो करीब करीब 3028 रुपए के आसपास है, 3828, सॉरी। और लॉट साइज जो टीसीएस का 150, तो फ्यूचर मार्केट में आप चाहते 150 का एक लॉट खरीद सकते हैं या आप 150 का एक लॉट बेच सकते हैं। किस मंथ का? फरवरी मंथ का, मार्च मंथ का और अप्रैल मंथ का, जिसका भी आप चाहेंगे, ठीक है। तो 150 शेयर का जो रियल प्राइस है वो कितना बनता है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5000 नहीं, 5,74,200 रुपए, ये क्या है? रियल प्राइस है। जबकि लिवरेज प्राइस क्या है? जब आप 150 शेयर का एक लॉट खरीदते हैं, मैं भी करके दिखाऊंगा आपको मार्केट में, प्राइस तो आ ही जाएगा, आज ट्रेड नहीं होगा क्योंकि आज संडे है, लेकिन जो लिवरेज प्राइस है, आपको एक लॉट अवेलेबल है 1,21,762 रुपए में। तो एक्चुअली आप कितना दे रहे हैं? आप करीब करीब 20-25% पैसा दे रहे हैं और आपको पूरा एक लॉट 20% पैसा दे रहे हैं करीब करीब शायद। और तो अलग अलग परसेंटेज है, कहीं 10% है, कहीं 20 है, कहीं 15 है और कहीं 25 है, उस पर एक लॉट आप बाय कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं नहीं, प्राइजेस तो नीचे जाने वाला मुझे मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे सेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पोजीशन कवर कब तक करनी है? मान लीजिए आपने फरवरी मंथ का फ्यूचर बाय या सेल किया हुआ है, अगर आपने बाय किया हुआ है तो 24 फरवरी तक आपको उसको सेल करना है, और आपने सेल किया हुआ है तो 24 फरवरी तक उसे क्या करना है, आपको बाय करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, उस पर चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा, तब आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। आपने मान लीजिए मार्च मंथ का बाय किया हुआ है तो मार्च के लास्ट थर्सडे तक आप उसे सेल कर सकते हैं। आपने अप्रैल का बाय किया हुआ है, आप अप्रैल के लास्ट तक सेल कर सकते हैं। लेकिन इस पर ध्यान देने की एक बात है कि आप जो लीवरेज ले रहे हैं, ठीक है, वो उस टाइम तक ही है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा वैसे ही अगर आपने उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो लीवरेज इन्वॉल्व्स परचेजिंग सिक्योरिटी एंड मार्जिन, बोरोइंग मनी टू स्ट्रेंथन देयर बाइंग पावर इन द मार्केट। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप कम पैसे से ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर सकते हो, बाय या सेल कर सकते हो। अब हम आते हैं सीधे मार्केट पे। मार्केट पे आकर के आपको मैं दिखाता हूं कि मान लीजिए ये है यहाँ पर जीरोधा का पोर्टल, और जीरोधा के पोर्टल पर हम देखते हैं कि ये है टीसीएस, टीसीएस का फरवरी फ्यूचर। और टीसीएस के फरवरी फ्यूचर को मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ इसे बाय करने के लिए। जैसे ही बाय करने जाऊंगा तो यहाँ पर रेट आ गया 3,828, जो कि शायद फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है, और 150 शेयर का एक लॉट है, और ये अवेलेबल है मुझे। यहाँ देखिए, जहाँ नीचे लिखा हुआ है मार्जिन रिक्वायर्ड 1,21,762 रुपए, राइट, 1,21,762 रुपए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसे आप किसी को बाय, और इसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसे आप सेल कर सकते हैं। जब सेल करने जाएंगे तो 150 ही शेयर सेल होंगे। देखिए जैसे ही मैंने सेल पे चेंज किया 150 ही शेयर सेल होते हैं, ठीक है। और ये कौन से मंथ का फ्यूचर है? फरवरी का। इस तरह से हम बाकी मंथ का भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो मेरी पोजीशन फिलहाल है,
यहाँ पर मैंने फरवरी का अदानी पोर्ट बाय किया हुआ है, या आइबुल हाउसिंग फरवरी का बाय कर रखा है मैंने। कुछ चीजें सेल भी कर रखी हैं, उसकी कॉल सेल कर रखी है, बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया आगे के लेक्चर्स में। आईटीसी का मैंने फरवरी का फ्यूचर बाय कर रखा है और मार्च की कॉल सेल की हुई है। और सेल का मैंने फरवरी का फ्यूचर बाय कर रखा है और फरवरी की कॉल सेल की हुई है। ये कॉल सेल करके भी देखेंगे, आपको कॉल सेल करके ही फायदा आ रहा है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, बताऊंगा। अभी जो करंट प्रॉफिट है वो 1,14,000 चल रहा है, कल तक 2 लाख से ऊपर था, मैंने कुछ पोजीशन स्क्वायर ऑफ की इस वजह से। खैर, इन बातों पर बाद पे आएंगे कि मेरा, हाँ ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं, मान लीजिए रिलायंस के शेयर पे मैं आ गया मनी कंट्रोल की वेबसाइट, और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जब मैं आता हूं तो यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट आपने सभी ने देखी होगी जो लोग ट्रेड करते हैं, और नहीं देखिए तो इस पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है, ढेर सारी न्यूज होती है, आप इसे देख सकते हैं। रिलायंस का एक शेयर मैं देखता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मैं आ गया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का करंट मार्केट प्राइस है, आप देखेंगे तो फ्राइडे पे 21 रुपए 45 पैसे गिरा है, 0.91%। और करंट प्राइस जो मार्केट में इसका चल रहा है वो है 2331। करंट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है उसका है 2331। ये कौन सा प्राइस है? ये प्राइस है आपका रिलायंस का प्राइस, जो अभी आपको चल रहा है किस हिसाब से? ये चल रहा है आपका कैश मार्केट में। अब हम फ्यूचर में आते हैं, ध्यान एनएससी बीएससी लिखा और यहाँ पर फ्यूचर लिखा, फ्यूचर मैंने क्लिक किया और फ्यूचर में ये आ गया आपका 24 फरवरी 2022 को एंड होने वाला फ्यूचर। उसका प्राइस है 2338 रुपए, मतलब 10 रुपए ऊपर है। अबे 10 रुपए ऊपर क्यों भाई? अंडरलाइन कौन सा स्टॉक है? रिलायंस है, उसकी वैल्यू है 2328 और 10 रुपए लेकिन फ्यूचर ऊपर है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को या मार्केट में जो फ्यूचर बाय कर रहे हैं उसके बायर्स उसे ऊपर के रेट पर लेने को तैयार हैं। कितने प्रीमियम पर लेने को तैयार हैं? 10 रुपए प्रीमियम पर लेने को तैयार हैं। 10 रुपए आप समझ सकते हैं कि टाइम वैल्यू है, जो इस बात को दिखाती है कि 10 रुपए जो है वो 24 फरवरी तक इतना प्रीमियम लोग देने को इसलिए तैयार हैं कि आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट वैल्यू है उस चीज की, उस टाइम तक की वैल्यू है। अगर मैं फरवरी के अलावा मार्च का फ्यूचर देखूं तो मार्च का फ्यूचर अवेलेबल है 2348 रुपए पर, 10 रुपए और ऊपर अवेलेबल है मार्च का फ्यूचर। ठीक है, 2348 रुपए पर मार्च का फ्यूचर अवेलेबल है। और अप्रैल का फ्यूचर देखूं तो अप्रैल का फ्यूचर अवेलेबल है 2358 रुपए पर। ध्यान रखिएगा, जो अंडरलाइन है वो चल रहा है 2328 रुपए पर, मार्च चल रहा है 38 पर, सॉरी फरवरी चल रहा है 38 पर, मार्च चल रहा है 48 पर, और अप्रैल चल रहा है 58 पर। तो हर महीने में 10-10 रुपए क्या है? प्रीमियम ज्यादा है। लोग ज्यादा पर बाय करने के लिए तैयार बैठे और ज्यादा पर ही सेलिंग चल रही। अब क्या हुआ? अगर आप अप्रैल का फ्यूचर बाय करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप करंट प्राइस से 30 रुपए ज्यादा देने को तैयार है। तो आप कब देंगे? जब आपको भरोसा होगा कि 2358 से क्या हो जाएगा, 2358 से 2358 से क्या होगा, ये वैल्यू आपको लोगों की ज्यादा बढ़ सकती है। आपका स्पेकुलेशन ये है कि अप्रैल के एंड में या इन बिटवीन, मान लीजिए कि कल के दिन रिलायंस के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आती है, कोई डील हो जाती है, या कोई ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है, और आपने कब का फ्यूचर बाय कर रखा है? 28 अप्रैल 2022 का, अप्रैल मंथ का फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं, अभी आपने बाय कर रखा है। और यहाँ से 50-100 रुपए वैल्यू बढ़ जाती है, और 250 का लॉट है, ध्यान दीजिएगा रिलायंस का। और जैसे ही 100 रुपए वैल्यू बढ़ती है, आपको कितने पैसे मिलेंगे? आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए वैल्यू बढ़ेगी, 250 का एक लॉट है, आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। तो आप क्या करते हैं? आपको लगता है 100 रुपए बहुत मिल गए, अच्छा प्रॉफिट है, और आप उसे सेल करके उस प्राइस पर बाहर निकल आते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने किसी भी मंथ का फ्यूचर बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ है, आपको उसके स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब यह है कि बाय किया तो सेल कर सकते हैं, और सेल किया तो दोबारा बाय कर सकते हैं। आप कब तक कर सकते हैं? उस स्ट्राइक प्राइस से, उस एक्सपायरी डेट से, सॉरी स्ट्राइक प्राइस नहीं, उस एक्सपायरी डेट से पहले कभी भी उसे बाय या सेल करके उसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपने रिलायंस के फ्यूचर में, आपको लगता है नहीं रिलायंस इंडस्ट्री में कोई दम बाकी नहीं है, क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और इसकी वैल्यू गिरेगी, और आप 2358 में अप्रैल का फ्यूचर आपने बेच दिया। आप बेच भी सकते हैं, आपके पास स्टॉक नहीं होते हुए भी आपने 250 शेयर का एक लॉट बेच दिया, और प्राइजेस वाकई गिरे, और प्राइजेस कहां पहुंच गए? 2200, 2100, 2000 पहुंच गए। मान लीजिए 2000 रुपए रिलायंस का शेयर पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल, तो 358 रुपए नीचे पहुंच गया। अब आपने क्या किया? वही लॉट, अप्रैल वाला लॉट 2000 रुपए के हिसाब से बाय कर लिया। अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 250 मल्टीप्लाइड बाई 358 रुपीज,
250 मल्टीप्लाइड बाई 358 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने सेल किस रेट पर किया था, 2358 के रेट पर किया था। अब आपने बाय किस रेट पर किया, आपने 2000 के रेट पर किया। तो आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस मंथ का फ्यूचर बाय करेंगे और क्यों बाय करेंगे। जब आप ज्यादा लंबा फ्यूचर बाय करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उसकी वैल्यू प्रीमियम उस पर ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट स्पेकुलेट ये करता है ग्रोइंग मार्केट में कि प्राइसेस बढ़ेंगे और आगे प्राइसेस ज्यादा होंगे, और इस वजह से टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैल्यू बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब आप इसे बाय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दिस मंथ का फ्यूचर है, दिस मंथ मतलब फरवरी मंथ का फ्यूचर है, अभी के हिसाब से बात करूं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा अवेलेबल होते हैं, वहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है और वहां आसानी से ट्रेड आप कर सकते हैं। लेकिन आप दूर के मंथ के फ्यूचर में जाएंगे तो वहां पर वॉल्यूम कम होते हैं और वहां पर प्राइजेस का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, खरीदने और बेचने वालों के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि दिस मंथ का, करंट मंथ का ही फ्यूचर बाय करते हैं। लेकिन अगर आप एंड में पहुंच गए, आप पहुंच गए कहीं 22 फरवरी को, 23 फरवरी को, 24 फरवरी को, तब फिर आप क्या करेंगे, तब आप उसे बाय नहीं, अब आप तब क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि अब क्यों फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, तब आप क्या करते हैं, मार्च या अप्रैल का, मार्च का बाय कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट तो चल ही रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा वैसे ही अगले दिन मार्च का, अप्रैल का और मई का अगला कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। तो एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं कि ये मैंने आपको बताया 3 मंथ का फ्यूचर और 3 मंथ की एक्सपायरी है, ठीक है ना। अब एक्सपायरी के बाद हम क्या देखते हैं कि अगली जो चीज है वो लॉट साइज मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये लॉट साइजेस जो हैं, ये लॉट साइजेस भी क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने का मतलब ये है कि आप ऐसा समझिए कि रिलायंस का जो फ्यूचर है उस पे अवेलेबल है लॉट साइज 250 का, और अगर आप देखेंगे कि अवेलेबल है किस पर, जो आपका टीसीएस का शेयर है वो अवेलेबल है आपको 150 शेयर का लॉट। और इसी तरह से आप देखेंगे कि आपको अवेलेबल है कौन सा शेयर, वोडाफोन आइडिया। एक बार देखिए आइडिया वोडाफोन में आपको दिखाता हूँ। आइडिया या यहाँ पर ही लिखा हुआ है, देखिए अदानी पोर्ट का एक लॉट है 1250 शेयर का, आइबुल हाउसिंग का एक लॉट है 3100 शेयर का, आईटीसी का एक लॉट, यहाँ 2 लॉट क्रेडिट है मेरे थ्रू, तो 6400 शेयर, तो 3200 शेयर का एक लॉट है। सेल का एक लॉट है 4750 का, सेल का एक लॉट कितने का है, 4750 का। अब देखिए जरा, यहाँ पर आप देखेंगे सेल का जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट हो मैंने खरीदा हुआ है 99 रुपए 5 पैसे में, 4750 का एक लॉट है, और अभी चल रही वैल्यू कितनी, 104 रुपए 85 पैसे। तो 6 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए 85 पैसे या 5 रुपए 90 पैसे, 5 रुपए 80 पैसे के पास मुझे प्रॉफिट है, और 4750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,550 का प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है। या फिर यहाँ आप देखेंगे अदानी पोर्ट का फ्यूचर मैंने बाय किया 699 रुपए 75 पैसे में, और अभी वैल्यू चल रही 726 रुपए 45 पैसे, तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है 33,375 रुपए। तो ये 1250 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों प्राइजेस का डिफरेंस, जो मैंने बाय किया और अभी जो प्राइस चल रहा है उसको 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या जाएगा, ये आपको क्या करेगा, प्रॉफिट शो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ आईटीसी में देखिए मैंने 230 रुपए 80 पैसे में बाय किया फरवरी का फ्यूचर, है ना, और ये 228 रुपए 90 पैसे इसकी प्राइस चल रही है। यहाँ पर मेरे को लॉस है कितने का, 12,160 का। यहाँ पर 2 लॉट है, 6400 शेयर का एक लॉट है। और मैं आइडिया वोडाफोन पर आ जाऊं तो आइडिया का फरवरी फ्यूचर देखते हैं, है ना। फरवरी फ्यूचर की जो वैल्यू है, इसको मैं बाय पर जाता हूँ। मैं बाय पर जाऊंगा तो देखूंगा कि प्राइस चल रही 11 रुपए 25 पैसे फरवरी के फ्यूचर की, और एक जो लॉट है वो कितने शेयर्स का है, 70,000 शेयर्स का है। और इसको बाय करने के लिए आपको पैसे लगेंगे, मार्जिन कितना लग रहा है, 4,03,255 रुपए लग रहे हैं। अब मान लीजिए कल मार्केट आपने इसे बाय कर लिया था फ्राइडे को, और मंडे को, ट्यूसडे को कभी इसमें 1 या 2 रुपए वैल्यू बढ़ जाती है, 1 या 2 रुपए, हाँ 1 या 2 रुपए ही बढ़ जाती है मान लीजिए, तो होगा क्या, 70,000 शेयर का एक लॉट है, अगर 2 रुपए वैल्यू बढ़ जाती है तो आपको मिलेंगे 1,40,000 रुपए।
या 1 रुपए वैल्यू बढ़ जाती है तो आपको मिलेंगे 70,000 रुपए। लेकिन अगर 1 रुपए वैल्यू घट जाती है तो आपको लॉस होगा कितने का? 70,000 रुपए का। तो आप क्या कर रहे हैं? आप केवल 4,03,000 रुपए देख करके 70,000 शेयर या तो बाय कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी शेयर बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर एक फ्यूचर के कॉल और पुट भी सेल और बाय कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और आज बात करेंगे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाएंगे। जैसे मैंने मार्च का आईटीसी का 6400 शेयर का कॉल 250 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का, अब स्ट्राइक प्राइस एक नया टर्म आ गया, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये मैंने सेल किया हुआ है 2 रुपए 50 1 रुपए 95 पैसे, वही प्राइस चला 2 रुपए 85 पैसे, क्योंकि मैं मंथ बाय मंथ ट्रेड करता रहता हूँ, इसलिए प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होता रहता है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आईटीसी का जो फ्यूचर है मैंने बाय किया था 196 रुपीज से, और अभी तक मैं उसे कैरी ऑन करता चलता हूँ। इसका मतलब ये है कि फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला होता है तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेता हूँ जिस भी प्राइस में अवेलेबल है, और जब मार्च का एंड होने वाला होता है तो फिर मैं अप्रैल का बाय कर लेता हूँ, या फिर मैं देखता हूँ कि प्राइस का डिफरेंस कितना है। हो सकता है फरवरी का एंड होने वाला हो तो मैं सीधे अप्रैल का ही बाय कर लूँ, बीच के मंथ में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दूं और अगले मंथ में जंप कर जाऊं। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय प्राइजेस क्या चल रहे हैं और प्राइजेस का डिफरेंस कितना है। जैसे आपने रिलायंस में देखा कि हर मंथ में पर लॉट जो प्राइस का डिफरेंस है वो 10-10 रुपए का है, इवन डिफरेंस है, 10 रुपए फरवरी के लिए, 10 रुपए मार्च के लिए और 10 रुपए अप्रैल के लिए। तो डिपेंड करता है कि प्राइजेस का डिफरेंस कैसा है, उसके हिसाब से कौन से मंथ का बाय करना है, ऐसा मैं देखता हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फ्यूचर। तो फ्यूचर क्या है, फिर से मैंने आपको बताया, एक एक्सपायरी है फरवरी मार्च और अप्रैल की जो अवेलेबल है, तीन एक एट ए टाइम 3 एक्सपायरी अवेलेबल होती है, जिसमें आप किसी भी शेयर को बाय या सेल दोनों कर सकते हैं, भले ही आपके वो डिमेट में है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप उसकी फ्यूचर वैल्यू को, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल कर रहे हैं, उस शेयर को नहीं कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि उस फ्यूचर की कैश मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। अगर कैश मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो फ्यूचर में भी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, और अगर फ्यूचर में वैल्यू और कैश मार्केट में प्राइस गिरेगा तो उसमें भी प्राइस गिरेगा। अगली चीज ये है कि आपको पूरा मार्जिन, पूरे पैसे नहीं देने पड़ते हैं, आपको सिर्फ मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब फ्यूचर बाय करते हैं तो आप देखेंगे जो आईटीसी का जो फ्यूचर है, यहाँ पर ये देखिए, जहां पर अभी मेरा एरो है, ये 234 रुपए 30 पैसे पर चल रहा है आईटीसी का कैश मार्केट प्राइस, जबकि आईटीसी का फ्यूचर कितने में अवेलेबल है? 228 रुपए 90 पैसे में। भाई 5-6 रुपए का अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है कि आईटीसी ने क्या डिक्लेयर किया है? डिविडेंड। और फ्यूचर मार्केट में डिविडेंड नहीं मिलता है, कैश मार्केट में जो शेयर होल्ड करते हैं उनको ही डिविडेंड मिलता है, फ्यूचर मार्केट में डिविडेंड अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जिस दिन आईटीसी अपना डिविडेंड एक्स डेट होगा, एक्स डेट डिविडेंड हो जाएगा, तो उस दिन ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 5 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, उस दिन ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस दिन ऑटोमेटिकली कैश मार्केट में प्राइस पहले ही कम हो जाएगी, उसको पहले ही फ्यूचर ने क्या कर दिया है? डिस्काउंट कर दिया, वो पहले ही क्या मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो डिविडेंड आपको मिलना नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि फ्यूचर मार्केट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपका 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें आप बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि आप मार्जिन मनी पे ही ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि आप जो है उसे बाय और सेल करने के साथ साथ उसे ऑप्शन और पुट और कॉल के साथ हेज भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्लास यहाँ कंप्लीट नहीं होगी आज, और इसमें कॉल पुट आप समझेंगे। उसके अलावा कॉल और पुट में स्ट्रेंगल, आयरन कंडोर और 50 तरह की स्ट्रेटजीज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्यूचर के साथ जैसे मैंने हेज किया हुआ है कॉल के साथ, और पुट के साथ भी लोग हेज करते हैं, उसे कैसे हेज कर सकते हैं वो भी आप समझ सकेंगे, और इस तरीके से आप फ्यूचर मार्केट में कम रिस्क के साथ ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश कर सकते हैं। रिस्क तो हर जगह होगा, लेकिन वहां पर रिस्क क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं कि जो लोग, मुझे मालूम है कि जितना आप समझेंगे शुरुआत में उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको होंगे, तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, और अनम्यूट करके आप चाहे जो प्रश्न पूछना चाहे प्लीज पूछिए।
हाँ, मैं राजेश्वर बोल रहा हूँ। बताइए। मैं प्रियांश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फंड में मिनिमम कितना रहना चाहिए फ्यूचर के लिए? देखिए राजेश्वर भाई, हर एक में फंड जो है वो हर एक का जो लॉट साइज वो अलग अलग। अब मेरी बात समझिए, करीब करीब जो शेयर मार्केट का रूल ये है, वो कहता है कि करीब करीब 5 लाख रुपए के आसपास एक फ्यूचर की प्राइस होती है। लेकिन क्या होता है, शेयर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, फ्यूचर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। जैसे लॉट या फिर शेयर की वैल्यू घटती है तो फ्यूचर की वैल्यू भी घटती चली जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि टोटल जो प्राइस है वो भी घटता और बढ़ता रहता है। अच्छा। है ना। जैसे आपने देखा कि आपने क्या देखा, आइडिया के लिए आपको 4 लाख कुछ रुपए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि दूसरे शेयर में जाऊंगा तो पता चला उसके लिए 5.5 लाख रुपए चाहिए। तो एक जो सेबी का जो करीब करीब रूल है, 5 लाख के आसपास एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है, राइट। तो इतने पैसे होंगे तो आप एक फ्यूचर बाय कर पाएंगे, करीब करीब है वो हर एक शेयर के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक। और ठीक है। प्लीज पूछिए, अच्छा, पूछेंगे एक तो मैं समझेंगे। कॉमन सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरे फंड में बचा हुआ था फ्राइडे थर्सडे को लगभग 4500 के करीब, थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझे याद नहीं है। वो अचानक से दिख नहीं रहा है, ऐसे क्यों होता है? कई बार सैटरडे संडेज को जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होते हैं उसकी वजह से आपके फंड्स दिखाई नहीं पड़ते, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। अगर आपको पास जो कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट आती है ना आपके मेल पर, अगर ऐसी कोई डाउट हो तो उसे जाकर चेक कर लीजिए। जब मंडे को ओपन करेंगे आपको फंड अगर वहां ना दिखाई दे, तब आप पहले कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कीजिए, और अगर वो आपको सही रिप्लाई नहीं करते तो आप आगे कंप्लेंट कर सकते हैं। सेबी के बड़े स्ट्रिक्ट नाम्स हैं आजकल, आपका कोई 1 रुपए भी आपके डिमेट अकाउंट से या फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर भाग नहीं सकता है। अच्छा, ठीक है। और कोई प्लीज पूछिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स रहते हैं और लोग घबराते हैं इस पे ट्रेड करने से। लेकिन विश्वास मानिए, ये काफी सीखने के लिए, समझने के लिए बड़ी ही अच्छी चीज है। तो प्लीज पूछिए जिससे आप चीजों को समझ पाए। अगर आप वाकई ट्रेड करना चाहते हैं तो आप। अच्छा, गुलशन कुमार जी पूछ रहे हैं कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या होता है। देखिए क्या होता है, जो फ्यूचर और ऑप्शंस होते हैं और जो कैश मार्केट के शेयर, पहली बात मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में 8000 शेयर लिस्टेड हैं जो NSE BSE पर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें से केवल 200 ही शेयर फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, बाकी शेयर्स फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड नहीं होते हैं। ये कैश मार्केट होता है, जैसे शेयर खरीदते हैं जो उसी समय फंड से पेमेंट करके और जो अपने में आ जाता है कैश, तो उसी को बोलते हैं हाँ, ना? उसको कैश बोलते हैं। हाँ, और जो अच्छा, तो लॉट में बाय और सेल करते हैं उसे हम फ्यूचर मार्केट बोलते हैं, राजेश्वर भाई, जो मैंने आज बताया। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कैश, होता है, उसको हाँ, कैश क्यों बोला जाता है? कैश इसलिए बोला जाता है कि जैसे आप जाएंगे और आप बोलेंगे मुझे गोल्ड खरीदना है 1 तोले, और 47,000 रुपए का रेट है, आप 1 तोला खरीद कर ले आएंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, मुझे तो 10 तोले सोना खरीदना है, कब, आज से 1 साल बाद, और मैं आज इतने पैसे देने को तैयार हूँ, वो उतने में बेचने को तैयार है, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर, वायदा। वहां एक वायदा ठीक होता है। है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो बात चल रही थी अभी, वो अपर सर्किट और लोअर सर्किट की चल रही थी। क्या होता अच्छा, है, ठीक है। हाँ, कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो, या फिर कोई भी शेयर है, उसकी वैल्यू मार्केट में कभी कभी बहुत कम और बहुत ज्यादा हो सकती है। कोई अचानक से न्यूज आई और क्या हुआ कि अचानक से उस न्यूज की क्लैरिटी आने से ही पहले बहुत तेजी से शेयर गिरने लगता है। जैसे हमने कोरोना के टाइम पर देखा था, शुरुआत में ही अप्रैल के मंथ में बहुत तेजी से मार्केट नीचे आने लगा और ढेर सारे शेयर जो थे वो बहुत तेजी से 10-10, 20-20% गिरने लगे। तो यहाँ पर सेबी का एक नाम है, सेबी क्या करता है, वो तय करता है कि वो हर एक शेयर को उसकी लिक्विडिटी के हिसाब से सर्किट्स अवेलेबल करवाता है। 5%, 10%, 15%, 20% और 40% के सर्किट होते हैं। ठीक है। जो फ्यूचर मार्केट के सर्किट होते हैं वो 15-15 मिनट के लिए लगते हैं। अगर 15 मिनट में सर्किट लगा तो 15 मिनट बाद वो दोबारा ओपन हो जाता है और दोबारा उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो 15 मिनट का टाइम इसलिए मिलता है आपको जिससे आप उसके बारे में समझ पाए।
सोच पाए कि आगे उसको आपको कैसे मैनेज करना है। आप उसे बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आपने सेल कर रखा है तो उसे बाय करना चाहते हैं, बाय कर रखा है तो उसे सेल करना चाहते हैं। तो कैश मार्केट में अगर एक बार सर्किट लग जाता है, मान लीजिए 15% का या 5% का या 10% का सर्किट है, तो एक बार अगर सर्किट लग गया तो वो सर्किट क्या होता है, दिन भर के लिए होता है, उससे ऊपर प्राइस या उससे नीचे प्राइस नहीं जा सकती है। लेकिन जो फ्यूचर मार्केट में शेयर ट्रेड करते हैं उसमें सर्किट लगता है केवल 15-15 मिनट के लिए। 15 मिनट एक बार सर्किट लगा, 15 मिनट बाद दोबारा ओपन हो जाता है और शेयर हो सकता है उससे और ऊपर चला जाए। तो हमने क्या देखा था, और ये जो सर्किट होते हैं ये केवल स्टॉक्स के लिए नहीं होते, ये पूरे निफ्टी और सेंसेक्स के लिए भी होते हैं। अगर मार्केट अचानक से 5%, 10%, 15% इस तरीके से मूव करे तो रूल है उसके हिसाब से, अभी रूल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 10% अगर मार्केट गिरे तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ट्रेडिंग कुछ टाइम होता है उसके लिए बंद कर दी जाती है, और ओपन होने के बाद 10% और गिर जाए तो उसके लिए वो दिन भर के लिए बंद हो जाती है। ऐसा हुआ था कोविड के टाइम पर लेकिन क्या हुआ कि एक बार मार्केट गिरा और उसके बाद जब दोबारा सर्किट ओपन हुआ तो लोगों को लगा काफी सस्ता मिल रहा है, तो उसके बाद लोगों ने दोबारा बाय किया और दोबारा सर्किट नहीं लगा, है ना। इंडियन मार्केट है और इंडियन मेंटालिटी ही, कोई चीज अगर काम नहीं कर रही मोबाइल फोन ही, तो उसे क्या किया जाए, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दिया जाए तो सही काम करने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक सर्किट होता है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा और नुकसान एक ही दिन में ना हो, उसके बारे में सभी लोगों को पता चल पाए, सभी लोगों को न्यूज पहुंच पाए, इस वजह से वहां पर सर्किट चलते होते हैं, सर्किट लगे हुए होते हैं। सर एक मैं पूछ रही हूँ किरण, जैसे आपने रिलायंस में मुझे एक शेयर कैश पे लेना है तो पूरा तुरंत हमारा अमाउंट कट जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम लॉट में खरीद रहे हैं तो आपने कहा ऑन एन एवरेज चलिए 4 लाख का हम पकड़ के चलते हैं 20% में भी, तो वो 4 लाख तो मेरे तुरंत कट जाएंगे ना मेरे अकाउंट से। हाँ, वो 4 लाख रुपए आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अब उस पैसे को आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वो आपके दिखाएगा कि आपने उसे मार्जिन मनी की तरह यूज किया हुआ है, अब आप पैसा वो तुम्हारा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, जब उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने बाय किया और आप सेल करेंगे, ठीक है, तब फिर पैसे आपके दोबारा आपके यूज के लिए इमीडिएटली वापस आ जाएंगे, या आपने सेल किया हुआ है और आप बाय करेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर है तब तक आपके पैसे इंगेज होंगे। ठीक है सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि थर्सडे मंथ एंड वाला खत्म कर देगा वो, तो उस टाइम पे जो भी प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो मेरा कटेगा ना, मिलेगा या कटेगा जो भी है। नहीं नहीं नहीं, देखिए किरण ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने फ्यूचर बाय कर रखा है और आपने कॉन्ट्रैक्ट को एंड अपनी तरफ से क्लोज नहीं किया, तब फिर इसका मतलब ये है कि आपने, मान लीजिए आज की डेट में 2328 रुपए में एक 2338 रुपए मान लेते हैं, आपने रिलायंस का एक फ्यूचर बाय किया हुआ था, ठीक है ना। और आपने 2338 रुपए में बाय किया था 250 शेयर का एक प्लॉट, और आप फरवरी 24 तक भी उसे कट नहीं करती हैं, आप उसे वैसा ही रहने देती हैं, तो उस समय आपको 250 शेयर के 2338 के हिसाब से पूरे पैसे दे करके 250 शेयर लेने पड़ेंगे। ये कैसे होगा? एक मिनट किरण, मैं क्या फिर से बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने जो फ्यूचर, आपने 24 फरवरी का फ्यूचर बाय किया रिलायंस का 250 शेयर का, पैसे कितने दिए आपने, मार्जिन मनी दे रखी, ठीक है ना जी। अब आपने क्या तो क्या, या तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपने 3:29 तक भी अपना फ्यूचर क्या कर दिया, 24 फरवरी तक काट दिया तो कुछ नहीं लगेगा, जो भी है जैसा जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ आपको हो गया। लेकिन अगर आपने बाय कर रखा और आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं काटा तो आपको 250 शेयर आपके अकाउंट में आएंगे और उसके पैसे आपके अकाउंट से कटेंगे। वो मतलब वो कैश में आपने खरीदा ऐसा मान लिया हाँ, जाएगा। वो आपके डीमैट में आ जाएंगे फिर शेयर। ओके, ठीक ठीक। सर मेरा क्वेश्चन, प्लीज बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शेयर मार्केट में मैंने कभी अभी एंट्री नहीं की है, जस्ट मैं प्लान कर रहा हूँ शेयर मार्केट में एंट्री के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो शेयर हम परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया और कुछ प्रॉफिट फॉर एग्जांपल मिल रहा हो शेयर में, और वो हमको पता लगा कोई खरीदारी नहीं मिला, तो ऐसी भी स्थिति आती है क्या? हाँ, ऐसी स्थिति आती है कई बार कि कोई इलिक्विड शेयर्स होते हैं। जनरली आप अच्छे शेयर्स में ट्रेड करेंगे ना तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आती, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शेयर बिक जाता है। लेकिन आपने कोई अफलातून स्टॉक खरीदा हुआ है जिसको कोई खरीदने बेचने वाला बहुत कम होता है, जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है, ऐसे कई ढेर सारे शेयर हैं जिसे मंथ में एक ही ट्रेड होता है और कई बार तो महीनों तक ट्रेड नहीं होता कुछ शेयर्स में। आप वैसे शेयर्स में अगर जाएंगे तो संभावना है, लेकिन अगर आप अच्छे शेयर्स ले रहे हैं जो टॉप के 500, 700, 800 शेयर्स हैं, वो आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में से, मिली सेकंड्स में सेल हो जाते हैं, उसमें आपको लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जितने शेयर्स की बात हम अभी कर रहे हैं आज, इसमें किसी भी शेयर में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, लेकिन कुछ शेयर्स हैं ऐसे मार्केट में जो बिल्कुल ही जिनको कोई नहीं जानता, साल में केवल 2-4 बार ट्रेड होती है, वैसे शेयर्स में आप देखेंगे तो पता चला कोई बायर ही नहीं है, या आप खरीदने जाएंगे तो पता चला वहां कोई सेलर ही नहीं है, आप खरीदेंगे किससे? जी सर, थैंक यू। लिक्विड शेयर्स होते हैं मार्केट। ओके सर। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, अच्छे शेयर्स में हमेशा लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके राइट। और कोई? लेकिन मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, पहली बात तो ये दोबारा अगर समझना चाहें तो यूट्यूब लिंक हम डाल देंगे, और यूट्यूब का हम जो लिंक है वो शेयर कर देंगे आपको, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। दूसरी बात है, ये क्लास यहीं खत्म नहीं होती, इसके साथ जब तक ऑप्शन नहीं समझेंगे तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और अगले संडे, हम केवल संडे टू संडे ही कर रहे हैं, अगले संडे हम आपको फ्यूचर के साथ ऑप्शन के बारे में बताएंगे, और उसके बाद अगली क्लासेस में हम आपको उसके स्टडीज के बारे में बताएंगे। तो बने रहें साथ में, और इसे देखते रहें, और आप सब कुछ सीखते रहें, और जब सीख जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो जरूर ट्रेड करें और फायदा कमाएं। इसी उम्मीद के साथ आज की मीटिंग में यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।